हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि आप लोग के इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में यूनिट 2 का टॉपिक होने वाला है। अब अगर आप लोग यहाँ पे यूनिट 2 को देखें तो यूनिट 2 में आप लोग के जो है 4 मेन टॉपिक दिए हुए हैं। सबसे पहला IR यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा फ्लेम फोटोमेट्री, थर्ड हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोर्थ हमारा नेफ्यूलो टर्बिडोमेट्री। तो देखिए ये यूनिट 2 के बाद आप लोग का स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। यूनिट 3 से आप लोग को मेनली क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 2 में देखिए यूनिट 2 भी बहुत लेंदी है, चारों टॉपिक्स एक वीडियो में कवर हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही अपने आप में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 2 के अंदर हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है और इसके अंदर टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे आज के इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। अब इसकी जो नोट्स है वो आप लोग को हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इसके अंदर बहुत से टॉपिक हैं, जैसे कि हमारा बहुत सारे डिटेक्टर्स भी हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 में 2 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखा। पहला हमारा था यूवी विजुअल और दूसरा था हमारे यहाँ पे फ्लेम फ्लोरीमेट्री। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो सबसे पहली बात, ये जो इंफ्रारेड है ये भी हमारा बेसिकली एब्जॉर्प्शन के फिनोमेना पे ही काम करता है। यानी कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे भाई देखिए इतना तो आई थिंक आप लोग समझ ही चुके होंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, हम लोग लाइट सोर्स से लाइट रे पास करते हैं। अब वो हमारी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि यूवी विजिबल लाइट हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है। ठीक है, तो इंफ्रारेड के अंदर हमारा इंफ्रारेड रीजन की जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है या फिर लाइट होती है वो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं अपने सैंपल से। और यहाँ पे क्या होता है, सैंपल कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सैंपल की एनालिसिस करते हैं। देखिए यूनिट 1 देखे बिना तो आप लोग यूनिट 2 गलती से भी मत देखिएगा। और बाकी देखिए अब मेन चीज ये है ना कि अभी तक अगर आप लोगों ने देखा हो, ठीक है, तो हम लोगों ने यूवी विजुअल को देखा, फ्लोरीमेट्री को देखा। ये दोनों हम लोग अगर ध्यान दें तो क्या कर रहा था कि सैंपल की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहा था। यानी कि मान लीजिए कि जो हमारा सैंपल है, ठीक है, तो बेसिकली हमें ये तो पता था कि सैंपल है किस चीज का। जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम क्लोराइड का सैंपल है या फिर किसी भी चीज का है, तो वो चीज हमें पता थी। लेकिन हमें ये पता करना होता था कि सैंपल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, और उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे यूवी विजुअल और फ्लोरीमेट्री का यूज कर रहे थे। लेकिन अब ये जो हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इससे देखिए इससे हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसका यूज होता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि सैंपल है किस चीज का। यानी मान लीजिए कि हमें कोई बिल्कुल अननोन सैंपल हो, ठीक है, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया ना हो कि वो किस चीज का है, तो हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से उसका भी पता लगा सकते हैं। तो कैसे पता लगाते हैं वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। बाकी इतना आप लोग समझिए कि ये भी हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के फिनोमेना पे काम करता है। और अभी हम लोग सारी चीजें देखेंगे तब आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि देखिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा एक एनालिटिकल टेक्निक है, जो कि हमारा क्या करता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज करके हमारे सैंपल को एनालाइज करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सैंपल हमारा बहुत ही अलग अलग फॉर्म में, बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में देखने को मिलता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी इसका यूज हम लोग जो है मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, मतलब कि दोनों तरह की एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और बाकी देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन की जो रेंज होती है वो हमारी 400 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेन चीज क्या है ना कि ये जैसे रेंज तो इसकी और भी ज्यादा होती है, जैसे इसके भी 2-3 टाइप होते हैं, लेकिन जो मेन यूज होने वाली रेंज है हम लोग यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, जो कि हमारी 400 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमें देखने को मिलती है। अब देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सैंपल की एनालिसिस करता कैसे है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप लोग को एक चीज समझना होगा कि जो हमारा कोई भी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर जो हमारा बॉन्ड्स होता है ना, ये हमारे क्या होते हैं कि ये एक स्प्रिंग टाइप से प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया कि आप लोग थोड़ा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारा C2H6 है, ठीक है, तो C2H6 से अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए तो हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए हम लोग इस पार्टिकुलर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को अगर अलग से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे
माना जाता है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, इनके अंदर मतलब देखिए वाइब्रेशनल एनर्जी तो होती ही है, ठीक है। तो ये वाइब्रेट करते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये अपनी पोजीशन पे, ठीक है, जहां तक कर सकते हैं वहां तक थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं। अब वाइब्रेट करते हैं तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो बॉन्ड्स है ना, ये बॉन्ड्स थोड़ा सा स्प्रिंग टाइप होते हैं, मतलब कि इन बॉन्ड्स को एक स्प्रिंग की तरह माना जाता है। देखिए माना जाता है, थोड़ा समझिएगा, यही इसका प्रिंसिपल है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल समझने के लिए पहले आपको इस थ्योरी को समझना होगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो एक स्प्रिंग की तरह होते हैं। अब स्प्रिंग आपको पता है कैसी होती है, स्प्रिंग को हम लोग खींच के लंबा भी कर सकते हैं और स्प्रिंग को हम लोग दबा के छोटा भी कर सकते हैं। तो अगर एक स्प्रिंग की तरह कोई बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा बहुत आगे भी आ सकता है और पीछे भी जा सकता है। मतलब कि ऐसे समझ लो कि वो थोड़ा सा मतलब कि जो है कह सकते हो आप पास में भी आ सकता है और थोड़ी सी दूरी में भी जा सकता है। तो यहाँ पे माना जाता है कि हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब देखिए इस तरह के जो मूवमेंट होता है ना, इसको हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि बॉन्ड्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि बॉन्ड्स बिहेव लाइक अ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, ठीक है, यानी कि इनके अंदर क्या होती है, एक वाइब्रेशनल कह सकते हो प्रॉपर्टी होती है कि ये वाइब्रेट करते हैं। लेकिन देखिए वाइब्रेशन करते तो हैं, ये माना जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ही करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो है कभी भी वाइब्रेट कर रहे हैं, हमेशा वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे माना जाता है कि जो हमारे बॉन्ड्स हैं ये यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं। तो अब देखिए इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखिए सबका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे जो हमारा सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, जो हमारा कार्बोनिल बॉन्ड होता है, तो इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी 1700 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और जो हमारा मान लीजिए OH बॉन्ड है, ठीक है, तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है 3200 से लेके 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। और इस तरीके से जो हमारे अलग अलग बॉन्ड होते हैं उनकी अलग अलग एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलती है। अब देखिए होता क्या है, होता यह है कि जब भी हम लोग यहाँ पे सैंपल के अंदर अपनी इंफ्रारेड लाइट को पास करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है कि जैसे देखिए इंफ्रारेड लाइट की रेंज हम लोगों ने कितनी देखी थी, 400 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस इंफ्रारेड लाइट को पास करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे इनमें से जब यहाँ पे इसको जो है अपने कह सकते हो इस वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मिलती है तो ये क्या करता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके क्या होता है, वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जब इसको इस फ्रीक्वेंसी की लाइट मिली तो इसने उस लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया और बाकी लाइट को पास कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ये पता कर लें कि किस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हम लोगों ने जब 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स की लाइट पास करी तो इसमें से कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब हुई है, उसके बेसिस पे क्या होता है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सैंपल की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 1700 सेंटीमीटर इनवर्स की लाइट एब्जॉर्ब हुई तो हम लोग यहाँ पे आइडिया लगा लेंगे, पता लगा लेंगे कि हमारा जो है सी डबल बॉन्ड हो यानी कि कार्बोनिल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इस पार्टिकुलर OH ग्रुप की बात करें तो क्या ऐसा तो है नहीं कि OH ग्रुप हमारा सिर्फ कोई एक ही कंपाउंड में होता है। जैसे कि अगर मेथनॉल की बात करें तो मेथनॉल में भी OH ग्रुप देखने को मिलता है और जो हमारा एथेनॉल होता है C2H5OH, यहाँ पे भी OH ग्रुप देखने को मिलता है। तो भाई चलिए ये तो हम लोग पता लगा लेंगे कि हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए हम लोग जो है अपनी इंफ्रारेड लाइट को पास करें और अगर हमें ये दिख रहा है कि 3200 से लेके 3600 रीजन की लाइट अगर यहाँ पे थोड़ी हमें मिसिंग दिख रही है, फिर एब्जॉर्ब हुई दिख रही है, तो हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि हाँ यहाँ पे हमारा सैंपल में OH ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अब ये OH ग्रुप किसके साथ लगा ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी एक और कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि देखिए ये जो 400 से लेके, ध्यान से देखिएगा, ये जो 400 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक की लाइट होती है, दो रीजन में डिवाइड होती है। इनमें से देखिए जो 400 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रीजन होता है वो हमारा होता है फिंगरप्रिंट रीजन। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझ गए तो सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी। और जो 1500 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स का रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो मेनली हमारा 1500 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो चाहे हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो चाहे हमारा OH ग्रुप हो, ये सारे हमारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना। ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए OH ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, 3200 से 3600, यानी कि इसने जो है फंक्शनल ग्रुप रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करी। लेकिन अब देखिए अब ये जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है ना, ये कह सकते हो ये हमें फाइनली बताता है कि एक्चुअल में हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप रीजन में मान लीजिए 1500 से 4000 के बीच में जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसके बेसिस पे हम आइडिया लगाएंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जो 400 से 1500 सेंटीमीटर की रेंज है इसके बीच में जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसके बेसिस पे हम लोग अपने फाइनल कंपाउंड की जो है
कह सकते हो एनालिसिस करेंगे। जैसे अब अगर आप लोग देखो तो 3200 से 3600 रीजन में जो भी लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो उससे हमें इतना पता चल जाएगा कि ओएस ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अब ये ओएस ग्रुप किसके साथ लगा है, तो उसके लिए हमें अपने फिंगरप्रिंट रीजन की लाइट को, फिंगरप्रिंट रीजन की फ्रीक्वेंसी को चेक करना होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, अगर ये ओएस ग्रुप मेथनॉल के साथ लगा है ना, तो हमारा ये मेथनॉल जो है एब्जॉर्ब करेगा 1035 सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये किसके अंदर आ रही है, ये हमारी आ रही है फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर। तो फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर देखिए अगर 1035 की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मेथनॉल प्रेजेंट है। और वहीं पे अगर मान लीजिए 1050 से लेके 1100 के बीच की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई तो इसका मतलब है कि वहां पे हमारा एथेनॉल प्रेजेंट है। देखिए ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए था। यहाँ पे देखिए, अच्छा इसका नाम फिंगरप्रिंट रीजन क्यों पड़ा है, क्योंकि देखिए फिंगरप्रिंट आपको पता है कि जैसे ह्यूमन के फिंगरप्रिंट होते हैं वो हमेशा सबके कुछ ना कुछ अलग ही होते हैं, यानी कि वो सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो उसी तरीके से हमारा देखिए भाई जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो दो कंपाउंड का सेम हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन हमेशा यहाँ पे अलग ही होगा, ठीक है। जैसे मेथनॉल का हमेशा फिंगरप्रिंट अलग होगा, एथेनॉल का अलग होगा, भले ही इनके दोनों के साथ ओएच ग्रुप लगे हैं और इन दोनों का ओएच ग्रुप का रीजन सेम आ सकता है, लेकिन जब इनका फिंगरप्रिंट रीजन हम लोग चेक करेंगे तो हमें अपने फाइनल कंपाउंड की एनालिसिस हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल काम करता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझे होंगे, ठीक है। बाकी देखिए हम हमारा क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट कब करते हैं, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कब करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे अपनी लाइट को पास करेंगे। तो यही हमारा मेन प्रिंसिपल था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी अब आप लोग थोड़ा सा देखिए कि मॉलिक्यूल्स हैव बॉन्ड्स दैट बिहेव लाइक वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड्स होते हैं जो कि हमारा वाइब्रेटिंग स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। When IR radiation of a frequency equal to the natural vibration frequency of a bond falls on the molecule, यानी कि देखिए जो IR रेडिएशन हम लोग जब मॉलिक्यूल अपने जो IR फ्रीक्वेंसी की रेंज को हम लोग पास करते हैं सैंपल से, जब वो हमारे नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, ठीक है, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करते हैं, तो उस लाइट को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रेटर एनर्जी के साथ जो है कह सकते हो एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इस एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी हमारी एक पीक की तरह अपीयर होती है और इन्हीं पीक से हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने सैंपल की एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये होता है इसका प्रिंसिपल। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने IR स्पेक्ट्रम के रीजन्स की बात करें तो वैसे हमारा इंफ्रारेड जो है 3 तरह के रीजन्स में डिवाइड है। एक है नियर इंफ्रारेड, एक है मिड इंफ्रारेड, एक है फार इंफ्रारेड। तो देखिए अगर नियर इंफ्रारेड की बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, तो देखिए वेवलेंथ जो रेंज है वो हमारी 0.78 से 2.5 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलती है। अब देखिए ये थोड़ा सा हर जगह पे अलग है, ठीक है, तो देख लीजिएगा उतना। बाकी ये मैंने 2-3 जगह कॉमन देखा है तो वहाँ पे मैंने ये वाला रख लिया है, तो आप लोग भी हो सके तो यही वाला लिखिएगा। और वेव नंबर इसका 12800 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हमारा मिड IR, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है फंक्शनल ग्रुप के एनालिसिस के लिए, है ना। बाकी सारे जैसे कि ये देखिए ये जो हमारा नियर है तो ये हमारा विजिबल लाइट के रीजन के सिमिलर ही होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और इसका थोड़ा सा लेस यूज होता है। और अगर हम लोग फार इंफ्रारेड की बात करें तो ये भी हमारा हैवी एटम्स वगैरह की मतलब कह सकते हो स्टडी के लिए यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज हमारा किसका होता है, इसी मिड IR का, क्योंकि देखिए इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज हमारी 4000 से लेके 200 तक है, यानी कि वही हमारी 4000 से 400 तक के बीच में फॉल हो रही है। तो इसी का यूज हम लोग मेनली अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। अब देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो अब देखिए भाई जब ये स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये वाइब्रेट करेंगे, है ना। तो वाइब्रेट देखिए, अब वाइब्रेट ना बॉन्ड बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा समझिए कि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कार्बन के साथ जैसे ये जो बॉन्ड लगा है, जैसे मान लीजिए स्पेशली हम लोग पॉलीएटॉमिक में हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन, अब इसके साथ मान लीजिए 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से जब तीन कह सकते हो एटम्स हमारे बॉन्ड्स से जब कनेक्टेड होते हैं तो उन केस में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखो एटम्स इन मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स, यानी कि देखिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। हम लोगों ने देखा है दे कीप वाइब्रेटिंग अराउंड देयर एवरेज पोजीशन, यानी कि वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट क्या करते हैं। इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जहां पे 3 या ज्यादा एटम्स होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, दीज वाइब्रेशन कैन हैपन इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाइब्रेशन ना बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो उन्हीं अलग अलग तरीकों की यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स इन इट्स बेसिक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पैटर्न, इट इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि देखिए
देखिए जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं तो उसी को फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। अब ये बहुत ही अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम लोग टाइप्स की बात करते हैं तो हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रेचिंग, एक होता है बेंडिंग। अब इन दोनों के अंदर भी दो सब टाइप, दो मतलब कुछ सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि स्ट्रेचिंग के अंदर दो सब टाइप होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब देखिए स्ट्रेचिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेच होना यानी कि खींचना। तो यहाँ पे देखिए अब आप लोग फिगर से देखो तब आप लोग बहुत क्लियरली समझोगे, यहाँ पे ज्यादा कुछ थ्योरी से बताने वाला है नहीं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे इसके अंदर दो टाइप है, एक होता है सिमेट्रिक, एक है एसिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा मान लीजिए जो सेंटर वाला आइटम हो गया, ठीक है, और ये दोनों हमारे इससे कनेक्टेड है बॉन्ड से। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक में क्या होगा, जैसे देखिए सबसे पहली बात, ये दोनों किसके टाइप है, ये दोनों स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का टाइप है। स्ट्रेचिंग के अंदर ये दोनों सब टाइप है ना। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि दोनों बॉन्ड एक साथ या तो दूर जाते हैं, ठीक है, समझिए, दोनों या तो एक साथ दूर जा रहे हैं और या फिर दोनों एक साथ पास आ रहे हैं, दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो ये हो जाता है सिमेट्रिक। और देखिए जब एक हमारा दूर जा रहा हो, एक हमारा पास आ रहा हो, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब अगर आप लोग देखो तो स्ट्रेचिंग के दो टाइप से, सिमेट्रिक मतलब कि ऑल बॉन्ड्स इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, यानी कि या तो दोनों साथ में दूर जाते हैं या तो दोनों साथ में पास आते हैं। एसिमेट्रिक में क्या होता है, एक बॉन्ड जो है बढ़ता है और दूसरा बॉन्ड यहाँ पे छोटा होता है। देखिए छोटा मतलब पास आना, बढ़ना मतलब दूर जाना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है बेंडिंग वाइब्रेशन। अब देखिए बेंडिंग का मतलब क्या है, बेंडिंग का मतलब थोड़ा बेंड हो जाना। देखिए अभी ये क्या हो रहा था, ये यहाँ पे खींच रहा था, है ना, आप या तो पास आ रहा है तो दूर जा रहा है। लेकिन बेंडिंग का मतलब क्या है, बॉन्ड यहाँ पे थोड़ा सा बेंड होगा, बेंड है ना, बेंड मतलब मुड़ जाना, यानी कि अब ये जो बॉन्ड है, ये जो एच वाला बॉन्ड है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ मोशन करेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखो कि ये हमारा जैसे मान लीजिए ये हमारा ऐसे बॉन्ड कनेक्ट है, ठीक है, तो ये ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बेंड होगा। तो अब ये बेंडिंग भी देखिए चार टाइप से हो सकती है। पहली बात तो ये हमारे जैसे एक होता है इन प्लेन, तो इन प्लेन के अंदर भी दो हो गए, और आउट प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन, इसके अंदर भी दो हो गए, तो टोटल मिला के चार हो गए। तो इन प्लेन की बात करें, यानी कि एक ही प्लेन में बेंडिंग हमारी कैसे हो सकती है, तो देखिए एक ही प्लेन में दो तरीके की बेंडिंग हो सकती है, एक होती है सिजरिंग, एक होती है रॉकिंग। अब इन दोनों को आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए ये हो गया सिजरिंग, एक हो गया रॉकिंग। तो देखिए सिजरिंग में क्या होता है, सिजरिंग में होता है कि दोनों हमारे एटम्स हैं, ये दोनों एक साथ या तो पास में आते हैं, एक साथ या तो दूर जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मोशन क्या हो रहा था, यहाँ पे मोशन इस तरीके का हो रहा था, जबकि यहाँ पे मोशन इस तरीके का हो रहा है। आई होप कि समझ रहोगे। देखो यानी कि ये दोनों ऐसे या तो पास आएंगे या तो दूर जाएंगे। अब देखिए इसका नाम क्या है, सिजरिंग, यानी कि कैंची। अब देखिए कैंची कैसे चलती है, या तो कैंची को हम लोग ऐसे पास लाते हैं या तो दूर लाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके का मोशन है, ये हमारा सिजरिंग है, ठीक है। और रॉकिंग में क्या होगा, रॉकिंग में देखिए, रॉकिंग में दोनों एक साथ जो है, दोनों एक साथ या तो नीचे आएंगे या तो ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो दोनों एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया रॉकिंग। तो ये हो गया इन प्लेन, है ना, इन प्लेन यानी कि एक ही प्लेन में मोशन होगा। अब एक हमारा होता है आउट प्लेन, ठीक है। तो आउट प्लेन के अंदर भी दो टाइप है, वैगिंग और ट्विस्टिंग। तो देखिए वैगिंग और ट्विस्टिंग में क्या होगा, देखिए वैगिंग का मतलब है, देखिए अब प्लेन वाला थोड़ा समझिएगा। जैसे प्लेन का कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये जो सिजरिंग था, ठीक है, तो सिजरिंग हमारा कुछ इस तरीके का था, ठीक है, इस तरीके का था कि सिजरिंग में देखिए ये दोनों ऐसे पास आ रहे हैं, ऐसे दूर जा रहे हैं, ऐसे पास आ रहे हैं, ऐसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। और रॉकिंग में क्या था कि रॉकिंग में ये दोनों देखिए, ये दोनों या तो ऐसे, देखिए ये दोनों या तो ऐसे दूर जा रहे हैं या तो ऐसे इधर जा रहे हैं, है ना। तो दोनों मतलब बिल्कुल बराबर डिस्टेंस से दोनों मूव कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो वैगिंग है ना, वैगिंग का मतलब क्या है कि देखिए वैगिंग का मतलब ये दोनों एक प्लेन में नहीं बल्कि 3D में मोशन करेंगे, ठीक है। लेकिन वैगिंग में दोनों एक साथ करेंगे और ट्विस्टिंग में एक दूसरे प्लेन में जाएगा तो दूसरा वाला दूसरे प्लेन में। जैसे इसको देखिए, वैगिंग का मतलब है कि ये जो मोशन है, देखिए ये कुछ इस तरीके का हो, यानी कि ये देखिए ये प्लेन से ऊपर उठ के ऐसे, ये देखिए ये 3D में आ गया, 3D में, ठीक है। तो ये हो गया वैगिंग। और देखिए ट्विस्टिंग का मतलब क्या है, ट्विस्टिंग का मतलब देखिए, ट्विस्टिंग का मतलब ऐसे समझिए कि एक ऊपर आ रहा है तो एक ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। थोड़ा देखिए, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि एक नीचे वाले प्लेन में गया, एक ऊपर वाले प्लेन में। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्विस्टिंग। तो समझ गए ना, देखिए ये 3D में है, 3D में, ठीक है, ये ऊपर ये अंदर प्लेन के इनसाइड में जा रहा है, ये प्लेन के आउटवर्ड में आ रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखिए इतना तो आप लोग समझदार हो ही, समझते होगे। तो यही है। तो वैगिंग में हमारे 2 एटम्स मूव अप एंड डाउन टुगेदर, ट्विस्टिंग में 1 एटम्स मूव अप एंड अदर मूव डाउन अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन लाइक ट्विस्टिंग मोशन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग।
नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा वाइब्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान समझिएगा कि देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशन से मतलब हमारा होता है कि वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, तो इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं कि मतलब कौन कौन से फैक्टर से इस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की रेंज बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। तो देखिए थोड़ा समझिएगा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इन लोग को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि कोई बॉन्ड कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है। तो देखिए जैसे जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड वाइब्रेट्स एट हायर फ्रीक्वेंसी बिकॉज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और कंप्रेस देम। अब देखिए भाई वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि बॉन्ड्स का जो है अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत दूर जाना, पास आना या फिर ऊपर नीचे प्लेन में। हम लोगों ने देखा अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन मोशन। तो देखिए वाइब्रेशन के लिए जैसे भाई कोई स्ट्रांग बॉन्ड है, ठीक है, तो भाई किसी स्ट्रांग बॉन्ड को मूव करने में ज्यादा जो है हमें कह सकते हो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही चीज है कि देखिए स्ट्रांग बॉन्ड जो है बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं, जबकि जो वीक बॉन्ड होते हैं उनके लिए काफी कम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। जैसे कि देखिए जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो ये हमारा 2900 सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। जबकि जो हमारा कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है इसकी ये थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, इसलिए हमारा ये सिर्फ 1200 में ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। एटॉमिक मास की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई एटॉमिक मास के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली रिलेटेड होती है, यानी कि देखिए जो लाइटर एटम्स होते हैं वो हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, जबकि जो हैवियर एटम्स हैं वो लो फ्रीक्वेंसी पे। जैसे कि जो हमारा CH है, ठीक है, तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 2900 है क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा लाइट है, ठीक है, जबकि जो हमारा CCl है ये हमारा थोड़ा हैवी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा यहाँ पे लो हो जाती है। तो ये हो गया एटॉमिक मास। और नेक्स्ट हो गया बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, डबल की उससे कम और सिंगल बॉन्ड की उससे कम। फिर हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब देखिए भाई जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है, उतना ज्यादा कह सकते हो हमारा फ्रीक्वेंसी लगेगी। जैसे कि अगर आप लोग को पता हो तो ऑक्सीजन हमारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा है। जबकि कार्बन हाइड्रोजन में उतना नहीं है क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बॉन्ड को वीक करता है, इसी वजह से क्या होता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी हमारी यहाँ पे रिड्यूस होती है, यानी जहां हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो जाएगी। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे OH हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में है तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3200 से 3400। वहीं पे जो हमारा फ्री OH होगा उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी 3600, ठीक है, तो वही हम लोगों ने देखा था कि OH बॉन्ड हमारा 3200 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज पे वाइब्रेट करता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन यानी कि जैसे हमारा कॉन्जुगेशन जैसे मान लीजिए एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर इस तरह की चीजें, तो इससे हमारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाती है। जैसे कि अगर कॉन्जुगेटेड हमारा C डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए हमारी कम हो गई, जबकि आइसोलेटेड है तो उसकी थोड़ा सा ज्यादा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर ज्यादा है तो हमारा फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा हाई हो जाती है क्योंकि बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। देखिए S कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है जैसे कि देखिए हाइब्रिडाइजेशन अगर तो आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जानिए कि हाइब्रिडाइजेशन में जैसे हम लोग बोलते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन है या फिर sp2 है या फिर sp3 है। तो देखिए S कैरेक्टर ज्यादा कैसे है, जैसे कि sp2 और sp3 में S कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। तो भाई देखिए हम लोग रेशियो निकालते हैं, जैसे sp मान लीजिए अगर हम लोग 100 का रेशियो रखें, ठीक है, तो 100 में देखिए sp का मतलब क्या है कि s भी 50% है और p भी 50% है। लेकिन अगर वहीं sp2 में करें तो sp2 में देखिए p2 है यानी p2 है और s एक ही है, तो यहाँ पे s कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे s हमारा लगभग जो है कह सकते हो 33 के आसपास आएगा और p बाकी बचे 2p भी 33 जाएंगे, है ना। तो देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है। और वहीं पे sp3 में देखिए sp3 में आप 3p हैं यानी कि इसमें p की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, तो यहाँ पे p को देखिए यहाँ पे p हो जाएंगे 25 और s भी आ जाएगा 25, यानी p के पास टोटल 75 है, ठीक है, और जबकि s के पास कितना सिर्फ 25 है। तो जहाँ पे देखिए ज्यादा s कैरेक्टर जिस sp में ज्यादा s कैरेक्टर होता है 50% s कैरेक्टर होता है, जबकि बाकी में क्या होता है कि s का कैरेक्टर हमारा कम होता जाता है। देखिए अगर आप लोग को समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो बस इतना याद कर लो कि sp हमारा सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होता है तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और जितना कम उतना कम होता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि देखिए अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी वजह से देखिए हमारा जैसे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो देखिए डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमारा मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड O है, ठीक है,
तो ये हमारा एसीटोन में इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन वहीं पे जो हमारा सी डबल बॉन्ड वो क्लोरो एसीटोन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Cl हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है 1730 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। अब देखिए ये चीज थोड़ा सा डिपेंड करती है, हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो हमेशा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, थोड़ा एटम्स मतलब कंपाउंड्स पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से भी बढ़ सकती है। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है। और उसके बाद तो देखिए ये सारे हमारे कुछ इफेक्ट है जो कि हमारा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सैंपल हैंडलिंग इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए सैंपल हैंडलिंग से यहाँ पे मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे कि भाई देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखे हैं उन सभी में इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, एक हमारा सैंपल होल्डर होता है, ठीक है, जो कि सैंपल को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे देखिए सैंपल मतलब सैंपल होल्डर में क्या होता हो, हम लोग सैंपल को डायरेक्टली ऐसे डालते होंगे, ऐसा कुछ होता रहा होगा। लेकिन देखिए जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना, तो यहाँ पे हम लोग जो है कह सकते हो ऑर्डिनरी जो ग्लास या फिर क्वार्ट्ज के ग्लास मतलब होल्डर होते थे उनका यूज नहीं कर सकते। देखिए अभी तक हम लोग, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ढंग से, तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्वार्ट्ज या फिर ग्लास का यूज कर रहे थे अपने सैंपल को होल्ड करने के लिए। लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग भी ये सब क्या कर सकते हैं कि आईआर लाइट के साथ इंटरेक्शन शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने हम लोग जो है सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। अब सैंपल को प्रिपेयर करने कैसे करना है वो भी डिपेंड करता है कि किस स्टेट में हम लोग करेंगे, सॉलिड करेंगे, लिक्विड करेंगे कि गैस करेंगे। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें सॉलिड सैंपल को प्रिपेयर करना है तो इसके हमारे 3 मेथड होते हैं, तीनों को थोड़ा समझिएगा। जैसे सबसे पहला आता है मोल टेक्निक। देखिए मोल का मतलब होता है किसी चीज को ग्राइंड करना, पीस देना, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे सॉलिड को जो है फाइनली ग्राउंड कर लेते हैं अपने एक मूलिंग एजेंट के साथ। तो मूलिंग एजेंट मतलब कि हमारा कोई मिनरल ऑयल, जैसे कि न्यूजॉल होता है हमारा एक, ठीक है, न्यूजॉल होता है, तो ये हमारा एक टाइप का मिनरल ऑयल होता है। तो इसके साथ मिला के हम लोग अपने सॉलिड को पीस के, ठीक है, एक पेस्ट बना लेते हैं। और इस पेस्ट को क्या होता है उसके बाद अपनी आईआर ट्रांसपेरेंट सॉल्ट प्लेट्स पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एज अ सैंपल। तो एक हमारा मोल टेक्निक हो गया। इसमें देखिए इसमें मेनली हम लोग क्या कह सकते हो कि थिन प्लेट बना लेते हैं अपने सैंपल की ज्यादातर। अगर आप लोग देखोगे तो जैसे पैलेट टेक्निक की बात करते तो पैलेट में भी देखिए क्या होगा कि सबसे पहले सॉलिड को ग्राउंड करके अपने पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको पैलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पैलेट्स मतलब कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा यहाँ पे आईआर लाइट जो है पास हो जाएगी विदाउट एनी इंटरफियरेंस। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा आता है सॉलिड फिल्म टेक्निक। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे अपने सॉलिड को, जो भी हमारा सैंपल है, उसको नॉन इंटरेक्टिंग सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व करके और उसके बाद इवेपोरेट करके, यानी कि जो भी हमारा अननेसेसरी सॉल्वेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमारी एक थिन फिल्म यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाता है सॉलिड फिल्म टेक्निक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉलिड सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। अब लिक्विड सैंपल की बात करते तो देखिए लिक्विड सैंपल में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि लिक्विड्स को, ठीक है, 2 सॉल्ट प्लेट होती हैं, मतलब कि कह सकते हो NaCl या फिर KBr की हमारे पास एक प्लेट होगी, उन दोनों के बीच में लिक्विड सैंपल को ऐसे जो है रख के सैंडविच बना लेते हैं, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पे लिक्विड सैंपल तैयार हो जाता है। और गैसियस सैंपल में क्या होता है कि हमारा एक लॉन्ग, कह सकते हो लॉन्ग पाथ का सैंपल प्रिपेयर करते हैं। मतलब कि देखिए हमारा एक काफ़ी लॉन्ग पाथ होता है, ठीक है, गैस के लिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सैंपल जो है गैस के लिए प्रिपेयर करते हैं। मतलब कि हमारा एक लॉन्ग पाथ, कह सकते हो होल्डर होता है, उसी के अंदर हम लोग यहाँ पे सैंपल को रखते हैं, ठीक है। लॉन्ग पाथ सैंपल सेल होता है। तो ये हमारा हो जाता है गैसियस सैंपल। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करने से पहले थोड़ा ध्यान समझिए कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी ना अपने आप में 2 टाइप की होती है। एक होता है डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए दोनों को बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देखिए डिस्पर्सिव आईआर, हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपने डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है, तो ये हमारा एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए आजकल हम लोग इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा एडवांस है। बाकी क्लासिकल हमारा यही है, डिस्पर्सिव वाला। तो इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे मोनोक्रोमेटर का यूज करते हैं, जबकि फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग यहाँ पे एक इंटरफेरोमीटर का यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटर का यूज नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्पर्सिव की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग मोनोक्रोमेटर का यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अपने इंस्ट्रूमेंटेशन को देखते हैं और वहाँ पे आप लोग को चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे।
तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें अपना डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है। अब देखिए इसको देख के आप लोग परेशान मत होइए कि अरे ये क्या है। देखिए बहुत एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे तब आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे। देखिए सबसे पहले तो भाई हमारा एक रेडिएशन सोर्स होता ही है जो कि हमारा क्या होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मतलब आईआर रेंज की रेडिएशन को पास करता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमारा सबसे पहली बात हमारे दो सेल देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे कि यूवी विजुअल में भी एक होता है सिंगल बीम में क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम लोग सैंपल को लेते हैं, लेकिन डबल बीम में हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग रेफरेंस सेल लेते हैं, एक हम लोग सैंपल सेल लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान समझिए यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले जब हम लोग रेडिएशन को पास करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक मिरर कुछ इस तरीके से एडजस्ट होता है। तो देखिए जब इस तरीके से होता है तो होता क्या है कि जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है तो ये लाइट को जो है दो तरीके से डिवाइड कर देता है, यानी कि एक को कह सकते हो ऊपर की डायरेक्शन में भेज दिया, एक को नीचे की डायरेक्शन में, है ना। मतलब देखिए ये तो फिगर में समझाने के लिए, बट आप लोग समझिएगा कि इसने जो भी हमारे रेडिएशन है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद देखिए यहाँ पे भी मिरर लगे हुए हैं। अब एक मिरर क्या होगा, एक मिरर यहाँ पे लाइट को फोकस करेगा रेफरेंस सेल पे और एक मिरर यहाँ पे लाइट को फोकस करेगा हमारी सैंपल सेल पे। अब देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लगा होता है हमारा एक बीम चॉपर। अब देखिए बीम चॉपर क्या करता है, ये बीम चॉपर यहाँ पे कह सकते हो, देखिए यहाँ पे एक मोटर लगी है और इस मोटर से हमारा बीम चॉपर कनेक्ट है। अब ये बीम चॉपर कह सकते हो कुछ रोटेट करता है, ठीक है, और ये इस तरीके से रोटेट करता है कि एक बार में, ध्यान समझिएगा, कि एक बार में या तो हमारी सैंपल सेल की रेडिएशन जाएगी या तो हमारी रेफरेंस सेल की। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे भी सेम सेटअप ऐसा लगा हुआ है, क्योंकि देखिए जब सैंपल सेल से यहाँ पे रेडिएशन पास हुई मान लीजिए तो मिरर से टकराई और इस मिरर से जाके इस मिरर पे, ठीक है, और इस मिरर से सीधा कहाँ पास हो गई, हमारे मोनोक्रोमेटर पे। थोड़ा ध्यान समझिएगा, देखिए ये काम दोनों जगह होता है, यानी कि देखिए अब रेफरेंस से भी पास होगी तो देखिए रेफरेंस से पास होने पर क्या क्या होता है, यहाँ से जाती इस मिरर से टकराती, इस मिरर से यहाँ पे और यहाँ से सीधे मोनोक्रोमेटर पे। लेकिन देखिए अगर ये दोनों लाइट एक साथ पास होंगी ना तो हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि दोनों को एक साथ प्रोसेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक लाइट को एक एक बार पास करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने अपने सैंपल सेल की लाइट को पास किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस सेल ने जो भी लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट की उसको पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार में मतलब ये बीम चॉपर ऐसे घूमता रहता है कि अगर यहाँ के पास हो रही है तो यहाँ वाली नहीं होगी, यहाँ वाली हो रही है तो यहाँ वाली नहीं होगी, ठीक है। ये इस तरीके से एडजस्ट होता है, थोड़ा समझिएगा। तो उसके बाद देखिए उसके बाद जब सैंपल से हमारी लाइट, देखिए कुछ लाइट इसने एब्जॉर्ब करी होगी, बाकी बची हुई को इसने ट्रांसमिट कर दिया। ट्रांसमिट होने के बाद ये कहाँ गई, मोनोक्रोमेटर पे गई। अब मोनोक्रोमेटर ने क्या किया भाई, मोनोक्रोमेटर ने यहाँ पे कह सकते हो इन लाइट को, ठीक है, इसको कह सकते हो अलग अलग वेवलेंथ में स्प्लिट कर दिया। और अलग अलग वेवलेंथ में स्प्लिट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है देखिए अब हमें एक एक करके, अच्छा यहाँ पे देखिए इस चीज को थोड़ा समझिएगा, और यहीं पे हमारा डिस्पर्सिव और एफटीआईआर का मेन डिफरेंस आता है। मतलब कि जो दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों ने देखी इंफ्रारेड के अंदर, उनमें मेन डिफरेंस क्या है। देखिए इसमें होता क्या है कि जो मोनोक्रोमेटर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये मोनोक्रोमेटर क्या करता है, ये मोनोक्रोमेटर भी कह सकते हो थोड़ा सा रोटेट करता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है कि एक मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एक एक बार में पास करता है। मतलब थोड़ा समझिए कि जैसे यहाँ से जो भी लाइट यहाँ पे मोनोक्रोमेटर तक पहुंचती है, ठीक है, तो ये उनको अपनी अलग अलग, मतलब देखिए भाई आईआर की रेंज हम लोगों ने कितनी देखी, 400 से लेके 4000 तक देखी है ना। तो ये उनको क्या करता है, कैसे तो 400 से लेके 4000 तक की रेंज में डिवाइड कर दिया इसने, और फिर ये क्या करता है एक एक लाइट को पास करता है, ठीक है, और एक एक लाइट को पास करके फिर क्या होता है डिटेक्टर तक पास करता है, फिर डिटेक्टर से ये एम्पलीफायर में जाती है। एम्पलीफायर मतलब कि कह सकते हो कि एम्पलीफाई मतलब किसी चीज को बढ़ा देना है, यानी कि डिटेक्टर से जो सिग्नल मिलता है ये उसको थोड़ा सा और बढ़ा देता है। मतलब देखिए बढ़ाने का मतलब यही नहीं कि सिग्नल के साथ इसने कोई छेड़छाड़ करी, बस वो जो सिग्नल है ना उसकी इंटेंसिटी, मतलब कि उसको कह सकते हो पहचानने की कैपेसिटी को इसने और बढ़ा दिया, ठीक है। तो एम्पलीफाई करने के बाद क्या होता है, सिग्नल हमारा रिकॉर्डर में जाता है और हमें यहाँ पे सिग्नल शो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि जो मोनोक्रोमेटर ना ये एक एक करके अलग अलग रेडिएशंस को पास करता है, ठीक है। मतलब कि 400 से लेके 4000 नैनो सेंटीमीटर इनवर्स की जो रेडिएशन थी इसने उसको डिवाइड कर दिया, और फिर ये एक एक करके पास करेगा और एक एक करके हमारी एम्पलीफायर से होते हुए रिकॉर्डर तक जाएंगी, और जो रेडिएशन यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब करी होगी, ठीक है, वो एक एक करके जाने के बाद हमें फाइनली शो होगी। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, यानी ये जो डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी ये रेडिएशंस को स्प्लिट कर देता है और एक एक करके एक एक बार में जो है भेजता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये इसका एक मेन जो है डिफरेंस होता है। और अभी हम लोग जो दूसरा वाला देखेंगे वो क्या करता है, वो सारी रेडिएशंस को एक साथ ही भेज देता है, ठीक है। और एक साथ भेजने के बाद क्या होता है कि बाद में हम लोग यहाँ पे अलग अलग करके उसको देख लेते हैं, तो वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। बाकी देखिए ये था थोड़ा सा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे इसको एक एक करके समझते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा एक रेडिएशन सोर्स होता है, मिरर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सैंपल और रेफरेंशियल होती है, बीम चॉपर होता है, मोनोक्रोमेटर, स्लिट्स, डिटेक्टर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर, ये सारी चीजें हमें इंस्ट्रूमेंटेशन में देखने को मिलती है। समझ गए ना आप लोग। अच्छा देखिए यहाँ से आगे बढ़ने से पहले देखिए एक चीज मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए मेरा कॉलेज इतना एडवांस नहीं था जहाँ पे मैंने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रैक्टिकल किया हो, ना ही मैंने एनालिटिकल फील्ड में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो देखिए मैंने रियल में तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं परफॉर्म करी है, लेकिन थ्योरी से मुझे जितनी भी चीज़ें मिल सकती थी, ठीक है, जितना भी रिसर्च हो सकती थी वो सारी रिसर्च करके ही मैंने ये कंटेंट प्रिपेयर किया है। तो देखिए अगर बाय द वे इसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना हो सके, जितना ज़्यादा पॉसिबल था, जितना कंटेंट अवेलेबल था वेब पे इसके रिगार्डिंग, वो सारा मैंने रिसर्च करके ही आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर किया है। बट उसके बावजूद भी अगर मुझसे कोई गलती होती है तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोग इसको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो मे बी शायद कुछ चीज़ें मुझसे मिस्टेक हो सकती हैं। बाकी मैंने बता दिया जो भी था। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए रेडिएशन सोर्स हमारा जो है मेनली, अगर हम लोग बात करें तो देखिए भाई रेडिएशन सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर भी हमारा नर्स ग्लोबर हो गया, ग्लोबर हो गया, ठीक है, इनकैंडेसेंट वायर हो गए, नाइक्रोम वायर हो गए, रोडियम वायर हो गए। तो इन सारे अलग अलग टाइप के रेडिएशन सोर्स का हम लोग जो है यूज कर सकते हैं अपनी इंफ्रारेड लाइट को पास करने के लिए। फिर हमारा मिरर्स आ जाता है। तो मिरर्स देखिए, मिरर्स हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे मिरर्स जो है अलग अलग सेवरल कॉनकेव मिरर्स हमारे यूज होते हैं फोकस करने के लिए, है ना। अगर आप लोगों को नहीं ध्यान हो तो देखिए एक मिरर ये था, एक ये था, एक ये था, ठीक है, फिर आगे भी लगा था। तो इस तरीके से बहुत सारे मिरर थे। और उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा सैंपल सेल और रेफरेंस सेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बीम होता है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, मिरर से एक हमारा सैंपल में जाता है, एक हमारा रेफरेंस सेल में जाता है। अब बीम चॉपर क्या करता है, बीम चॉपर हमारा मोटर ड्रिवन डिवाइस होता है भाई। देखिए बीम चॉपर हमारा, आप लोगों को पता हो तो देखिए ये था हमारा बीम चॉपर, ठीक है। तो यही रोटेट हो रहा था और ये क्या कर रहा था, एक बार में या तो रेफरेंस सेल की लाइट को पास करेगा या तो हमारा सैंपल सेल की लाइट को, ठीक है। अ रोटेटिंग मोटर डिवाइस दैट अल्टरनेटिवली, ठीक है, यानी कि एक एक करके रेडिएशन को सैंपल या रेफरेंस सेल से पास करता था। दिस प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग सिग्नल, यानी कि अल्टरनेट का मतलब एक एक करके, ठीक है। और मोनोक्रोमेटर की बात करें तो मोनोक्रोमेटर भाई देखिए क्या करता है, ये सारी सैंपल्स को कंबाइंड बीम में सारी जो कंबाइंड बीम्स है वो मोनोक्रोमेटर में जाती हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटर जो कि हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है बेसिकली एक, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, डिस्पर्स, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ में इनको जो है कह सकते हो डिस्पर्स कर देता है ना। भाई देखिए मोनोक्रोमेटर क्या कर रहा था, हमारी लाइट को डिस्पर्स कर देता था अलग अलग वेवलेंथ में, ठीक है। नाउ स्लिट सेलेक्ट ओनली वन वेवलेंथ एट अ टाइम टू रीच द डिटेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो स्लिट होती है ये एक टाइम पे एक ही वेवलेंथ को सिलेक्ट करती है और इस तरीके से सारी एक एक करके सिलेक्ट होती है, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा। द स्कैनिंग मैकेनिज्म ग्रेजुअली चेंजेस वेवलेंथ अ कंप्लीट स्पेक्ट्रम, और धीरे धीरे क्या होता है, कंप्लीट स्पेक्ट्रम हमारा रिकॉर्ड होता है। अब स्लिट्स क्या करती हैं, ये हमारा कंट्रोल करती हैं रेडिएशन बीम को और हमारा इंप्रूव करती हैं रेजोल्यूशन को। स्लिट्स हम लोगों ने देखी दो जगह हमें देखने को मिली थी, ठीक है, एक हमारा स्लिट यहाँ पे और एक हमारी स्लिट जो है यहाँ पे देखने को मिली थी। और फिर फाइनली हमारा डिटेक्टर होता है। तो डिटेक्टर क्या करता है कि सारे आईआर रेडिएशन को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब डिटेक्टर में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिटेक्टर का यूज करते हैं और इनके बारे में हमें पढ़ना भी है, ठीक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। गोले सेल, बोलोमीटर, थर्मोकपल, इन सभी को एक करके अभी हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा एम्पलीफायर आ जाता है। तो भाई देखिए एम्पलीफायर मतलब क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कह सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मीजरेबल लेवल में कन्वर्ट करता है कि मीजर हो सके। और रिकॉर्डर का मतलब क्या है, ये फाइनल रिकॉर्ड करके हमें जो है ग्राफ देता है और ग्राफ को हम लोग यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हमें ग्राफ मिलता है। स्पेक्ट्रम मतलब वही हमारा जो ग्राफ हमें देखने को मिलता है, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अपनी कह सकते हो रेडिएशन का पता लगाते हैं, एब्जॉर्बेंस का। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमारा सेकेंड और एडवांस टाइप होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन को समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भाई हमारा एक रेडिएशन सोर्स तो होता ही है जो कि आईआर लाइट को पास करता है। अब यहाँ पे देखिए हमें तीन चीजें देखने को मिल रही हैं, एक हमारा फिक्स्ड मिरर, एक हमारा मूवेबल मिरर, एक हमारा बीम स्प्लिटर। तो ये तीनों मिलके हमारा कहलाते हैं इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो ये बेसिकली करते क्या है, अब देखिए ये करता ये है कि जैसे ही हमारा रेडिएशन सोर्स से लाइट पास होती है तो ये जो बीम स्प्लिटर है ये इनको दो जगह स्प्लिट कर देता है। कहाँ, एक जाता है फिक्स मिरर पे, ठीक है, और एक बीम हमारी जाती है
मूवेबल मिरर पे। थोड़ा ध्यान समझिएगा, जो बीम हमारी फिक्स मिरर पे गई तो भाई देखिए अब यहां से जाके क्या होगा, कहीं और जाने का रास्ता तो है नहीं, तो ये वापस फिर इसी पे आती है। और जो मूवेबल मिरर है यहां पे भी जाके देखिए वापस यहीं पे आती है। देखिए दोनों एरो लगे हुए हैं, जाने का भी आने का भी, यानी यहां से गई फिर वापस आई और यहां से गई फिर वापस आई। तो देखिए अब यहाँ पे मेन चीज कहाँ आता है, मेन काम आता है हमारा इस मूवेबल मिरर का। तो ये मूवेबल मिरर करता क्या है, ये एक पार्टिकुलर स्पीड से मूव होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारी यहाँ पे जो लाइट रे है, ठीक है, जब ये जाती है तो यहाँ पे होता क्या है, ये मिरर हमारा मूव हुआ करता है। तो मूव होने की वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मिरर यहाँ था और लाइट रे आई, ठीक है, तो ये मिरर क्या हुआ, यहाँ से फिर आगे की तरफ मूव हुआ। तो ये देखिए ये लाइट क्या है भाई, एक रेडिएशन के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। तो ये क्या करता है, इन वेव्स को थोड़ा सा कह सकते हो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कह सकते हो, इंटरफेरेंस करता है इनमें। देखिए एक जैसे वेव हमारी कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए जो वेव होती हैं, देखिए जो वेव होती हैं, देखिए जो वेव होती हैं, देखिए जो वेव होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से हम लोग वेव को शो करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी दो वेव हैं, ठीक है, जैसे एक वेव, मान लीजिए एक वेव ये हो गई और एक वेव हमारी मान लीजिए ये हो गई, ठीक है। तो देखिए जब दो वेव हमारी बिल्कुल सेम, अगर हम लोग जैसे मान लीजिए दो वेव हैं और इनको हम लोग यहाँ पे आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, और जोड़ने पे दोनों के पीक सेम डायरेक्शन में है, जैसे कि देखिए यहाँ का पीक भी और इसका पीक, देखिए दोनों का पीक एकदम सेम डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से जब वेव आपस में ऐड होती है तो इनको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। मतलब कि दो वेव आपस में, और देखिए जब इस तरीके का एडिशन होता है तो वेव क्या होता है, वेव आपस में और बड़ी हो जाती है, ठीक है, यानी दो वेव आपस में कह सकते हो जुड़ गई। लेकिन जब दोनों के पीक सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक वेव हमारी इस तरीके की है और दूसरी वेव मान लीजिए हमारी जो है हमारी मान लीजिए इस तरीके की है, ठीक है, इस तरीके की है, यानी देखिए अब इसका जो पीक है, ठीक है, और इसका जो डाउन वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे के सामने। तो इस तरीके जो हम लोग यहाँ जब वेव का एडिशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेव हमारी पूरी तरीके से गायब हो जाती है, ठीक है, वेव माइनस हो जाती है, ठीक है, मतलब कि ऐसे। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो मूवेबल मिरर है ये हमारे वेव्स का जो है इंटरफेरेंस करा देता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इन तीनों को हम लोग कह सकते हो मिला के जो है इंटरफेरोमीटर बोलते हैं, जो कि हमारे वेव का कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देती हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे देखिए जब ये मूवेबल मिरर पे गई और हमारा फिक्स मिरर पे गई तो दोनों पे जाने के बाद वापस यहीं पे आती है, वापस कंबाइन होकर ये बीम कहाँ जाती है, हमारे सैंपल के पास, और सैंपल में जाने के बाद क्या होता है, ये हमारे डिटेक्टर में जाती है। और डिटेक्टर्स में देखिए अब ये हमारा जो वेव है, ये जो हमारी जो लाइट सोर्स है ना, अब ये हमारी इंटरफेरोग्राम के फॉर्म में शो होती है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई लाइट हमारी एक एक करके नहीं जा रही है वेव, बल्कि एक साथ सारी वेव हमारी क्या होता है डिटेक्टर से जो है जाती है। और इंटरफेरोग्राम देखिए ये कोई डिवाइस नहीं है, ये हमारा एक कह सकते हो सिग्नल इस तरीके का शो हो रहा है। मतलब ऐसे कह सकते हो कि डिटेक्टर ने हमारा इंटरफेरोग्राम के फॉर्म में जो है रीडिंग शो करी। अब ये इंटरफेरोग्राम ना हमें समझ में नहीं आता है, तो इस इंटरफेरोग्राम को क्या करता है हमारा जो रिकॉर्डर होता है वो मैथ्स वगैरह लगा के, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह करके, और यहाँ पे हमें जो है कह सकते हो मीजरेबल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये इंटरफेरोग्राम ऐसा समझ लो कि सारी वेव्स को कंबाइंड फॉर्म में इसने जो है रीडिंग शो कर दी, और ये फिर रिकॉर्डर क्या होता है इन सभी को अलग अलग करके हमें फाइनल रीडिंग शो कर देता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग थोड़ा समझोगे। और अब हम लोग यहाँ पे इसका जो है देखते हैं एक करके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके अंदर हमें देखिए क्या क्या होता है, एक हमारा रेडिएशन सोर्स होता है, एक हमारा इंटरफेरोमीटर होता है, एक हमारा सैंपल सेल डिटेक्टर कंप्यूटर और आउटपुट डिवाइस। तो रेडिएशन सोर्स में देखिए हमारा वही चीज है कि वही सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ग्लोबर, नर्स ग्लोबर या फिर इनकैंडेसेंट वायर, ठीक है। तो ये सारा हमारा रेडिएशन प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद हमारा आता है इंटरफेरोमीटर, ठीक है, ये इंटरफेरोमीटर है, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। तो इसके अंदर देखिए इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है बीम स्प्लिटर, तो ये हमारा KBR या फिर जर्मेनियम की से कोटेड होता है, ठीक है, और ये हमारा इंफ्रारेड बीम को जो है दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है। एक हमारा फिक्स मिरर पे जाता है, एक हमारी मूवेबल मिरर पे जाती है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, दोनों बीम हमारी कंबाइन होकर एक हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है शो करती हैं कि हमारा देखिए क्या हुआ, रेज जो है कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया रेज का, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा एक फिक्स मिरर लगा होता है, ठीक। तो देखिए फिक्स मिरर क्या करता है, ये हमारा स्प्लिट IR बीम को वापस जो है भेज देता है, ठीक है। पहले बीम जो है कह सकते हैं स्प्लिट होकर यहाँ पे जाती है। भाई देखिए चाहे हमारा फिक्स्ड हो चाहे मूवेबल, दोनों में क्या हो रहा था कि हमारा रेज जाके वापस फिर से इसी बीम स्प्लिटर पे वापस आ रही थी, ठीक है।
तो पोजीशन इसकी रिमेन कांस्टेंट होती है। मूवेबल मिरर क्या करता है, ये हमारा बैक या फोर्थ में कंट्रोल्ड स्पीड से जो है मूव करता है, ठीक है, आगे पीछे। अब यहाँ पे देखिए इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारा बीम है, ठीक है, जो हमारा पाथ लेंथ है, पाथ है, जो हमारा रे है, ठीक है, उसका एक कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब हमारी बीम रिकंबाइन होती है, और इसी की वजह से हमें यहाँ पे एक इंटरफेरोग्राम सिग्नल जो है आगे चल के देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सैंपल सेल की बात करें तो हमारा सैंपल सेल वही जिसमें हमारा सैंपल देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हमारा AR फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती है। डिटेक्टर क्या होता है, डिटेक्टर हमारा इंटेंसिटी को मेजर करके हमारा यहाँ पे कह सकते हो इंटरफेरोग्राम के फॉर्म में सिग्नल शो करता है। अब ये जो हमारा कंप्यूटर यानी कि जो हमारा रीडर होता है बेसिकली, ठीक है, तो यही क्या करता है, यही करता है इस इंटरफेरोग्राम सिग्नल को जो है कह सकते हो कन्वर्ट करता है, ठीक है, हमारा कन्वेंशनल स्पेक्ट्रम में, यानी कि कह सकते हो पढ़ने लायक या फिर समझने लायक सिग्नल में ये हमारा कंप्यूटर या फिर आउटपुट रीडिंग रीडर डिवाइस कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम है फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो फाइनल आउटपुट होता है वो हमें जो है परसेंटेज एब्जॉर्बेंस वर्सेज वेव नंबर के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से हम लोग पता लगा लेते हैं कि हमारा किस फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है एब्जॉर्ब हुई है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारा टाइप, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइनली यहाँ पे इसके अंदर यूज होने वाले डिटेक्टर्स के बारे में, जिसके बारे में आप लोग के सिलेबस में भी दे रखे हैं। तो अब अगर आप लोग एक बार अपना सिलेबस अगर देखना चाहो तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर किया, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कवर किया, सैंपल हैंडलिंग कवर करी, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग कवर किया, इंस्ट्रूमेंटेशन कवर किया, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे जो है अपने डिटेक्टर्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारा गोले सेल है, बोलोमीटर है, थर्मोकपल है, थर्मिस्टर है, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर है, ठीक है, और इन सभी की एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने गोले सेल डिटेक्टर के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए इसको भी सबसे पहले हम लोग फिगर से समझेंगे। तो ये हमारा गोले सेल डिटेक्टर होता है। अब देखिए ये जो हमारा गोले सेल होता है तो इसमें देखिए ये अपने आप में तो एक डिटेक्टर है ही है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा डिटेक्टर और फिट होता है जो कि हमारा फोटो सेल डिटेक्टर होता है। तो बेसिकली देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर इसको नॉर्मल कंडीशन में देखें, जब यहाँ पे कोई भी लाइट रे वगैरह नहीं पास होती है तो इसमें क्या होता है, एक हमारा लाइट सोर्स होता है। अब ये लाइट सोर्स क्या होता है, हमारा लाइट रेज को पास करता है। अब ये लाइट रेज यहाँ पे जो है जाती हैं और यहाँ पे इस डिटेक्टर में देखिए एक हमारी मिरर्ड मेम्ब्रेन लगी होती है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन से क्या होता है, ये लाइट रेज टकराती हैं और टकराने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, और वापस यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे एक कह सकते हो मिरर लगा होता है और इस मिरर से होते हुए कहाँ जाती है, फोटो सेल डिटेक्टर पे, ठीक है। और हमारा कह सकते हो यहाँ पे ऐसे काम चलता रहता है। तो देखिए ये एक नॉर्मल कंडीशन में जब यहाँ पे कोई भी लाइट रे नहीं पास हुई है तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डिटेक्टर जो है आपस कह सकते हो यहाँ से एक लाइट पास होती है, यहाँ से लाइट रीडिंग जाती है जो कि फिक्स होती है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फिक्स होती है और यहाँ पे हमारा फोटो सेल डिटेक्टर क्या होता है, एक रीडिंग शो कर रहा होता है जो कि नॉर्मल रीडिंग होती है, जो कि मतलब कह सकते हो एकदम नॉर्मल है ना, कि जीरो है कह सकते हो। जब तक यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं तब तक यहाँ पे जीरो रीडिंग है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे ही इस देखिए अब इस चैम्बर में क्या होता है, देखिए ये हमारा मिरर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे हमारा कह सकते हो एक ब्लैकेड प्लेट लगी होती है, ठीक है। तो ये प्लेट क्या होती है, मेटल की प्लेट होती है। और इस प्लेट पे क्या होता है, जैसे देखिए जब ये प्लेट यहाँ पे गर्म होती है, थोड़ा समझिएगा कि जब ये प्लेट यहाँ पे जब जैसा देखिए जब यहाँ पे रेडिएशन पास होती है इस डिटेक्टर पे, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए रेडिएशन आई, ठीक है, तो इस रेडिएशन ने क्या किया, इस प्लेट को गर्म कर दिया, हॉट कर दिया, ठीक है। अब हॉट होने के बाद क्या हुआ, हॉट होने के बाद यहाँ पे होता क्या है कि ये जो चैम्बर है ना, ये चैम्बर यहाँ पे इसके अंदर गैस फिल होती है, तो गैस का प्रेशर यहाँ पे बढ़ने लगता है। जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो ये जो मिरर मेम्ब्रेन होता है ना, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या होता है, इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज होने लगती है। मतलब कि ये जो है अपनी पोजीशन से थोड़ा सा मतलब कह सकते हो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। तो एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा, मान लीजिए पहले यहाँ पे था तो ये बढ़ के यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी पोजीशन बढ़ गई। अब देखिए जो लाइट रे पहले यहां जाके रिफ्लेक्ट हो रही थी, अगर वही लाइट रे मान लीजिए यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ा समझिएगा कि मान लीजिए ये पोजीशन जो इसकी यहां पे शो हो रही है ना, वो यहां से बढ़ के यहां आ गई। अब देखिए पहले लाइट रे को यहां तक जाना पड़ रहा था, लेकिन अगर ये यहां से बढ़ के यहां आ गया तो ये लाइट रे यहीं से रिफ्लेक्ट होंगी। अब जब यहां से रिफ्लेक्ट होंगी तो इनका एंगल थोड़ा चेंज होगा, और जब एंगल थोड़ा चेंज होगा तो इस फोटो सेल पे क्या होगा, रीडिंग थोड़ी अलग शो होगी। तो देखिए ये एंगल जितना ज्यादा चेंज होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए जितना ज्यादा हीट यहाँ जितना ज्यादा रेडिएशन सोर्स पाएगा उतना ज्यादा ये चैम्बर एक्सपैंड करेगा। जितना ज्यादा चैम्बर एक्सपैंड करेगा उतना लाइट रेज की डायरेक्शन चेंज होगी और उतनी ज्यादा या फिर उतनी डिफरेंट रीडिंग हमें मिलेगी। और उस रीडिंग के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पता लगा लेंगे कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पे आई और कितना यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। और उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर के थ्रू अपनी रीडिंग को मेजर करते हैं। तो ये हमारा होता है गोले सेल डिटेक्टर, ठीक है। आई होप कि आप लोग थोड़ा समझोगे।
बाकी अब हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए इसका जो प्रिंसिपल होता है तो ये बेस होता है बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस व्हेन आईआर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय अ ब्लैक एंड प्लेट, यानी कि देखिए जब ये जो ये आईआर लाइट होती है तो यहाँ पे एक ब्लैक एंड प्लेट होती है तो ये लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। द इनक्लोज्ड गैस हीट्स अप, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो गैस फिल होती है, देखिए इतने चैम्बर में गैस फिल होती है तो ये गैस हीट होने लगती है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर जो है बढ़ने लगता है। और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम मतलब कि देखिए ये मिरर मेम्ब्रेन है, इसी को डायफ्राम बोल रहे हैं। तो ये डायफ्राम यहाँ पे डिस्प्लेस यानी कि थोड़ा सा अपनी जगह से शिफ्ट होने लगता है विच इज डिटेक्टेड ऑप्टिकली, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या होता है ऑप्टिकली यानी कि कह सकते हो इसी लाइट रे की हेल्प से यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा एक गैस फिल्ड चैम्बर होता है, ठीक है, तो ये हमारा गैस फिल्ड चैम्बर हो गया। और फिर हमारा एक ब्लैक एंड प्लेट होती है, ठीक है, तो ये हमारा आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। एक हमारा फ्लेक्सिबल मिरर कोटेड डायफ्राम होता है, तो यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल मतलब ये अपनी जगह से आगे पीछे हट सकता है, ठीक है, तो उसी की वजह से यहाँ पे जो है चेंजेस आते हैं तो उन्हीं को हम लोग मेजर करते हैं। और फिर हमारा एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है, तो लाइट सोर्स प्लस फोटो डिटेक्टर, तो यहाँ पे देखिए लाइट सोर्स हो गया, ये हमारा फोटो सेल डिटेक्टर हो गया, तो ये हमारा ऑप्टिकल सोर्स हो गया। अब वर्किंग की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या होता है आईआर रेडिएशन फॉल्स ऑन ब्लैक एंड प्लेट, तो यहाँ पे देखिए आईआर रेडिएशन ब्लैक एंड प्लेट पे फॉल होती है और यहाँ पे इनक्लोज गैस हीट होती है, गैस एक्सपैंड होती है, प्रेशर इंक्रीज होता है, डायफ्राम मूव होता है। डायफ्राम मूव होने से क्या होता है लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है और लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होता है फोटो डिटेक्टर कन्वर्ट दिस डिस्प्लेसमेंट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपोर्शनल टू आईआर इंटेंसिटी, यानी जिस इंटेंसिटी का इंफ्रारेड रेडिएशन आएगा उसी इंटेंसिटी का सिग्नल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा गोले सेल डिटेक्टर काम करता है। उसकी एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा मेनली जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा गैस एनालिसिस और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये हो गया गोले सेल डिटेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं बोलोमीटर के बारे में। अब देखिए बोलोमीटर की बात करें तो देखिए बोलोमीटर का अगर आप लोग देखो तो इस तरीके से हमें जो है इसका मतलब सर्किट डायग्राम हमें इस तरीके से देखने को मतलब देखिए बोलोमीटर होता अलग है, ठीक है, लेकिन उसका सर्किट डायग्राम हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। तो देखिए ये बेसिकली हमारा क्या होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो आप लोग को याद हो व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट बेस होता है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्या होता है R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 होता है। तो यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे हमारा देखिए 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए पहला रजिस्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और ये चौथा रेजिस्टेंस होता है ना, यहाँ पे हमारा कह सकते हो यहीं पे हमारा बेसिकली बोलोमीटर का मेन कॉन्सेप्ट लगा होता है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट, ठीक है। तो होता क्या है, होता यह है कि जैसे ही रेडिएशन यहाँ पे पास होती है, ठीक है, तो जैसे ही रेडिएशन यहाँ पे पास होती है ना तो इस रेजिस्टेंस में आने लगता है थोड़ा सा चेंज, ठीक है। और जिस रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है इसी चेंज को हम लोग यहाँ पे क्या होता है मेजर करके और इस चेंज को हम लोग कह सकते हो अपनी इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ रिलेट करके अपनी इंटेंसिटी को कह सकते हो पता लगा लेते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लाइट पास होगी, जैसे ही लाइट पास होगी रेजिस्टेंस में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, जो भी चेंज आएगा उसको मेजर करके हम लोग यहाँ पे अपनी इंटेंसिटी को पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बोलोमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे बोलोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल चेंजेस विद टेम्परेचर, यानी कि देखिए जैसे जैसे भाई रेडिएशन जैसे पास होगी टेम्परेचर का बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उसको मेजर करके हम लोग यहाँ पे अपना कह सकते हो पता लगा लेंगे अपने आईआर रेडिएशन को। द एब्जॉर्ब एनर्जी रेजेज इट्स टेम्परेचर कॉजिंग अ मेजरेबल चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अच्छा बेसिकली यहाँ पे देखिए जो बोलोमीटर है, ठीक है, तो अभी एक आप लोग और पढ़ोगे डिवाइस थर्मिस्टर, तो दोनों में ही व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन बोलोमीटर में जनरली क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है जबकि वहां पे आप लोग देखोगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे घट रहा होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे। बाकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा एक थिन मेटालिक स्ट्रिप या फिर सेमीकंडक्टर एलिमेंट से बना होता है। तो यही देखिए मेन हमारा बोलोमीटर यही है, ठीक है। इसको हम लोगों ने एक ऐसे सर्किट में फिट किया है कि ये हमें रीडिंग दे, बाकी मेन हमारा यही होता है। और बाकी एलिमेंट इज कनेक्टेड इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस चेंज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो है कनेक्ट होता है कि व्हीटस्टोन सर्किट में, जो कि हमारा स्मॉल रेजिस्टेंस चेंज को जहाँ पे मेजर करता है। तो समझ गए होगे, सिंपल सी बात है। जैसे ही हमारा आईआर रेडिएशन फॉल होती है, इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट मतलब फॉल होना, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है और व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो इसका यूज हम लोग मेनली जो है आईआर रेडिएशन के डिटेक्शन में और इन सबके में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थर्मोकपल। अब देखिए थर्मोकपल अगर आप लोग देखो तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अभी देखिए थर्मोकपल भी बहुत सिंपल सा डिवाइस है। देखिए इसमें दो जंक्शन होते हैं, एक होता है हॉट जंक्शन, एक होता है कोल्ड जंक्शन। अब देखिए इसमें ना दो अलग अलग वायर हमें देखने को मिलते हैं। एक ये ऊपर वाला वायर है ये अलग होता है और नीचे वाला वायर अलग होता है और यहाँ पे हमारा एक गैल्वेनोमीटर फिक्स होता है। देखिए इसका प्रिंसिपल भी बहुत सेम है।
कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे इस हॉट जंक्शन में, ठीक है, जैसे ही हॉट जंक्शन में हमारा जो है कह सकते हो इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हॉट जंक्शन यहाँ पे हीट हो जाता है, ठीक है, और जब हॉट जंक्शन यहाँ पे देखिए हॉट जंक्शन हीट होगा और दूसरा वाला जंक्शन देखिए कोल्ड है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे हमारे एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है, और इस वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर से मेजर करके अपनी लाइट इंटेंसिटी का पता लगा लेते हैं। देखिए सिंपल समझिए, यहाँ पे जैसे ही लाइट पास होगी हॉट जंक्शन हॉट हो जाएगा। देखिए नॉर्मली क्या है, पहले यहाँ पे कोई हॉट कोल्ड नहीं है, पहले यहाँ पे नॉर्मल ही है, लेकिन जब यहाँ पे लाइट पास होती है तो हॉट जंक्शन हॉट रहता है, कोल्ड वाला थोड़ा सा कोल्ड रहता है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, मतलब एक वोल्टेज क्रिएट होता है। इस वोल्टेज को गैल्वेनोमीटर मेजर करके उस वोल्टेज को हमारा आईआर इंटेंसिटी के साथ रिलेट करके हमें जो है मेजर करके रिजल्ट शो कर देता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए ये सीड बैक इफेक्ट पे काम करता है, यानी कि देखिए जब दो डिफरेंट मेटल यहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो एक साइड हमारा हीट होता है आईआर लाइट से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एक स्मॉल वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और इसी वोल्टेज को मेजर करके हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट मेटल वायर हमारे ज्वाइंट होते हैं, एक हमारा हॉट जंक्शन होता है, एक हमारा कोल्ड जंक्शन होता है, और हमारा गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे दोनों कनेक्टेड होते हैं। अब वर्किंग की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जब आईआर रेडिएशन हमारी हॉट जंक्शन पे फॉल होती है, ठीक है, तो ये हमारा वार्मर यानी कि ये हमारा कोल्ड जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन से थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो जाता है। ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इज जनरेट, यानी देखिए इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, एक वोल्टेज जनरेट होता है। गैल्वेनोमीटर इस वोल्टेज को यहाँ पे शो करता है, जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं कि कितनी आईआर रेडिएशन यहाँ पे फॉल हो रही है, और बाकी इसका यूज हम लोग मेनली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज अ डिटेक्टर करते हैं। तो देखिए ये हमारा था थर्मोकपल, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्मिस्टर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए थर्मिस्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थर्मिस्टर भी हमारा जो है हम लोगों ने अभी देखा था बोलोमीटर, ठीक है, जो कि हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज में कनेक्ट था। तो ये भी हमारा बेसिकली उसी टाइप का एक डिवाइस होता है, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे व्हीट स्टोन सर्किट में ही कनेक्ट करते हैं, और ये भी हमारा रेजिस्टेंस को ही मेजर करता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जब हमारी आईआर लाइट पास होती है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज होता है। तो कितना डिक्रीज हुआ है उस चीज को मेजर करके हम लोग यहाँ पे आईआर लाइट की इंटेंसिटी को पता लगा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे कि मेटल ऑक्साइड से वगैरह से बना होता है, और ये एक प्लेट या फिर डिस्क के फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट होता है, ठीक है, मतलब बेसिकली व्हीट स्टोन सर्किट में कनेक्ट होता है। तो देखिए एक्चुअल में जो है इसका जो है डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बाकी देखिए वर्किंग की बात करें तो जब भी हमारी आईआर रेडिएशन हमारे थर्मिस्टर पे पास होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, हाँ, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, और इस रेजिस्टेंस को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके अपनी आईआर रेडिएशन की इंटेंसिटी को पता लगा लेते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा मेनली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और फाइनली हमारा लास्ट डिटेक्टर आ जाता है पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो देखिए ये हमारा एक पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। मतलब कि देखिए हमारे कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज को जनरेट करते हैं। देखिए जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके का इसका डिवाइस का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहली बात तो दो इलेक्ट्रोड देखने को मिलते हैं। एक हमारी ऊपर जो है ब्लैक कोटिंग देखने को मिलती है, और इसी ब्लैक कोटिंग के अंदर हमारा यहाँ पे देखिए पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। अब होता क्या है, जैसे ही आईआर रेडिएशन देखिए यहाँ पे फॉल होती है तो ये जो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है ये यहाँ पे हीट होता है ना, और जब ये पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे हीट होता है ना तो ये वोल्टेज को जनरेट करता है। अब वोल्टेज कितना जनरेट करेगा, जितना ज्यादा हीट होगा, तो हीट कितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा आईआर रेडिएशन फॉल होगी। तो इस बेसिस पे क्या होता है, उस वोल्टेज को यहाँ पे मेजर करके हम लोग यहाँ पे पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा एक ब्लैक कोटिंग हमें ऊपर देखने को मिलती है जो कि आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। एक हमारा पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो कि हमारा ट्राइग्लाइसाइन सल्फेट या फिर लोहे लिथियम टैंटलेट से मिल के बना हो सकता है, और ये हमारा वोल्टेज को जनरेट करता है जब ये हीट होता है। दो इलेक्ट्रोड्स हमारे यहाँ पे लगे होते हैं। और वर्किंग की बात करें तो जब हमारी आईआर रेडिएशन हमारी ब्लैक कोटिंग पे फॉल होती है तो हमारा हीट जो है पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे जो है ट्रांसफर होती है। पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोड हमारे सिग्नल को कैरी करते हैं, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो आईआर रेडिएशन इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ज्यादा आईआर रेडिएशन उतना ज्यादा सिग्नल, उतना ज्यादा हम लोग यहाँ पे पता लगा लेते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा FTIR इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है, जो हमारा मॉडर्न टाइप का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी था, और यहाँ पे सुटेबल होता है वाइड रेंज आईआर डिटेक्शन में। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर कोई
टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।